धुरंधर मूवी अगर आपने देखी है तो उसका एक सीन आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। सीन है फेक इंडियन करेंसी का जो अखबारों की तरह एक गोदाम में छपते हैं। ये नोट आईएसआई का एक नेटवर्क छापता है। नोट्स इतने परफेक्ट होते हैं कि आरबीआई के सिक्योरिटी फीचर जैसे कि वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड सब कुछ मैच कर जाते हैं। इसी सीन में एक ब्रिटिश फर्म का जिक्र आता है। ये कंपनी पाकिस्तान को इंडियन करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती है। फिल्म में नोट छपने के बाद पोर्ट के जरिए कतर पहुंचाए जाते हैं नोट ये, और फिर वहां से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते भारत। कुल मिलाकर फिल्म में ऐसा दावा किया गया है कि एक ब्रिटिश फर्म भारत के नोट्स का सिक्योरिटी थ्रेड पाकिस्तान को बेच देती है। पर इस दावे के पीछे की असल कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। फिल्म में जिस ब्रिटिश फर्म का जिक्र किया गया है, असल में उसका नाम डे ला रू है। क्या करती है ये कंपनी? दुनिया भर की सरकारी और सेंट्रल बैंकों के लिए नोट, पासपोर्ट, पहचान पत्र, टैक्स स्टैंप और दूसरे सुरक्षा दस्तावेज बनाती है। शुरुआत 1800 के दशक में हुई थी। पहले ये पोस्टेज स्टैंप और प्रिंटिंग का काम करती थी, बाद में इसने बैंक नोट छापना शुरू किया। समय के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल नोट छापने वाली कंपनियों में से एक बन गई और ये लगभग 140 देशों के साथ काम करती है। कई सालों तक डे ला रू भारत को नोटों में इस्तेमाल होने वाली बेहद संवेदनशील चीजें जैसे कि कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड, स्पेशल पेपर और कुछ दूसरी सिक्योरिटी मटेरियल सप्लाई करती थी। अब ये कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड क्या है? कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड यानी कि रंग बदलने वाला सिक्योरिटी धागा। आसान भाषा में कहें तो ये नोट के अंदर एक पतला चमकीला धागा होता है जो बीच बीच में दिखता रहता है। जब आप नोट को सीधे देखते हैं तो आपको एक रंग दिखता है जैसे कि हरा, और जब आप नोट को थोड़ा तिरछा करके देखते हैं तो आपको इसका रंग बदला हुआ दिखता है, यानी हरे से नीला। ये चीज नकली नोट बनाने वाले आसानी से कॉपी नहीं कर पाते, इसलिए नोट की पहचान आसानी से हो जाती है। यही थ्रेड पेपर मटेरियल डे ला रू भारत को भी सप्लाई करती थी, और यही कंपनी पाकिस्तान की करेंसी के लिए भी यही चीजें सप्लाई करती थी। कंपनी ये सारी चीजें सप्लाई कर रही थी, लेकिन 2016 के बाद हालात बदल गए और इस कंपनी को भारत में कोई बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। कारण पनामा पेपर्स में नाम और कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप। अपनी किताब टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर में अभिनव पंड्या इसके पीछे के कारणों को बताते हैं। किताब के मुताबिक ग्रेट गेम इंडिया नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट ने अपनी ओपन सोर्स जांच और आरटीआई के आधार पर यह दावा किया कि ब्रिटेन की कंपनी डे ला रू जो भारत के लिए नोटों से जुड़ी चीजें बनाती थी, उसके पाकिस्तान से संबंध हो सकते हैं। इसके चलते साल 2009-10 में सीबीआई ने भारत नेपाल बॉर्डर के पास कई बैंकों की लगभग 70 ब्रांच पर छापे मारे। इन छापों में नकली नोटों का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। जांच आगे बढ़ने पर सामने आया कि जिन नकली नोटों के जरिए लेन देन हो रहा था वो उन्हीं बैंकों को आरबीआई से मिले थे। बाद में सीबीआई को आरबीआई के एक वॉल्ट में 500 और 1000 रुपए के नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिला। इसके बाद 2010 में संसद की कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान समिति को बताया गया कि 1997 से 98 में भारत ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के नोट छापने का काम 3 विदेशी कंपनियों को सौंपा था। कौन कौन थी ये 3 विदेशी कंपनियां? पहली अमेरिकन बैंक नोट कंपनी, दूसरी डे ला रू और तीसरी गिसेक और डेवरिएंट। तब इस समिति ने सवाल उठाया कि जब ये तीनों कंपनियां अपने अपने लेवल पर सभी नोट छापने की क्षमता रखती थी तो काम को 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया? समिति ने कहा कि विदेशी कंपनियों से नोट छपवाना देश की इकोनॉमी के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा फीचर्स या फिर नोट गलत हाथों में भी पहुंच सकते हैं और इससे आतंकियों, दुश्मन देशों या फिर आर्थिक अपराधियों को फायदा मिल सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर समिति ने कहा कि नोट छपवाने का काम बाहर देना सही फैसला नहीं था। विवाद जब पूरा हुआ तो उसके बाद गृह मंत्रालय ने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की 21 सितंबर 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक डे ला रू ने खुद भारत सरकार को फॉल्टी पेपर के बारे में बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को भेजा गया कंपनी का कुछ वाटरमार्क वाला करेंसी पेपर सही क्वालिटी का नहीं था। कंपनी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि उसके कुछ कर्मचारियों ने आरबीआई को दिए गए टेस्ट सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार किए थे। कंपनी ने इस मामले की जानकारी ब्रिटेन की जांच एजेंसी को भी दे दी थी। उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इन खराब करेंसी पेपर की सप्लाई की जांच का आदेश दिया। 2010 के आखिर में उन्होंने डे ला रू के पेपर की सप्लाई रोकने का आदेश जो था उसको मंजूर किया। जब सप्लाई रोकी गई तब भारत और यूके के गोदामों में लगभग 2000 मीट्रिक टन खराब वाटरमार्क करेंसी वाला पेपर पड़ा हुआ था। इसके बाद साल 2016 आया। पनामा पेपर्स में सामने आया कि डे ला रू ने भारत में ठेके दिलाने के लिए एक एजेंट को लगभग 15% कमीशन देने की मंजूरी दी थी। कंपनी को भारत में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। कंपनी के ब्लैक लिस्टिंग के बाद कई दूसरी विदेशी कंपनियों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए।
कुछ शिकायतों में कहा गया कि फ्रांस की आर्जो विगिन्स, अमेरिका की क्रेन एबी और जर्मनी की लुजेंथल जैसी कंपनियों के उत्पाद में भी कभी कभी भारतीय टेस्ट फेल हुए हैं, लेकिन बाद में विदेशी लैब में दोबारा टेस्ट पास कर गए। ये शिकायतें फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी गई। अब डेलारू ने भारत के लिए नोट मटेरियल देना 2010 में ही बंद कर दिया था, पर इस कंपनी का जिन्न 2023 में फिर बाहर आया, एक एफआईआर के जरिए। हुआ यूं कि साल 2023 की 10 जनवरी को सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप था कि 2012 में डेलारू के एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से एक्सटेंड किया गया था। एफआईआर में यह भी कहा गया कि कंपनी ने अपनी कुछ तकनीकी दावों जैसे कि सुरक्षा थ्रेड पर विशेष पेटेंट का अधिकार जो था उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। इसके अलावा उन्होंने डेलारू को भारतीय नोटों में इस्तेमाल होने वाली खास कलर शिफ्ट सुरक्षा थ्रेड की सप्लाई के लिए गैर कानूनी तरीके से 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक 2012 में मायराम आर्थिक मामलों के सचिव थे और उसी दौरान उन्होंने डेलारू को एक्सटेंशन दिया। ये फैसला बिना गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की परमिशन के लिया गया, जो तय प्रक्रिया के खिलाफ था। मामले की शिकायत 2017 में वित्त मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने की, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। दिलचस्प बात यह है कि डेलारू ने 2002 में दावा किया था कि उसके पास भारत के लिए खास कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड का पेटेंट है, और इसी दावे पर आरबीआई ने 2004 में कंपनी के साथ एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। लेकिन सीबीआई ने जब जांच की तो पता चला कि 2002 और 4 के बीच कंपनी के पास ऐसा कोई पेटेंट था ही नहीं। आरबीआई ने 2006 और 2007 में इसके बारे में मायराम को रिपोर्ट भी भेजी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं, डेलारू के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2012 को खत्म हो गया था, उसका एक्सटेंशन कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता था। ये बात 10 मई 2013 को मायराम को लिखित में बताई गई थी। फिर भी उन्होंने जून 2013 में कंपनी को 3 साल का और एक्सटेंशन दे दिया, वो भी बिना सुरक्षा मंजूरी और बिना वित्त मंत्री की अनुमति के। उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। पहले तीनों एक्सटेंशन वित्त मंत्री की मंजूरी से दिए गए थे, लेकिन चौथा एक्सटेंशन उन्होंने अकेले ही दिया। ये सब कुछ एफआईआर में मेंशन्ड है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि डेलारू के कर्मचारी अनिल रघुबीर को 2011 में ऑफशोर कंपनियों से करीब 8.2 करोड़ रुपए मिले, जिसकी भी जांच चल रही है। सीबीआई का कहना था कि ये पूरा मामला सरकार को नुकसान पहुंचाने और कंपनी को फायदा दिलाने से जुड़ा लगता है। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। डेलारू को 2025 में एक अमेरिकी फर्म ने खरीद लिया, लेकिन कंपनी अभी भी सुरक्षित दस्तावेज और बैंक नोट बनाने का काम जारी रख रही है। बात करें पाकिस्तान के साथ लिंकेज की, उसके ऊपर कोई भी आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, उसकी जांच अभी भी चल रही है। पर क्या इस कंपनी से जुड़े और भी विवाद हैं? बिल्कुल है। इससे पहले 1999 में ये कंपनी तब चर्चा में आई जब इसके स्विस पार्टनर और कंपनी के बड़े शेयर होल्डर रॉबर्टो गियोरी IC-814 विमान हाईजैक की घटना में यात्रियों में शामिल थे, यानी कांधार हाईजैक के बाद खुफिया एजेंसियों में ये चर्चा शुरू हो गई कि विमान में स्विट्जरलैंड के करेंसी किंग कहे जाने वाले जियोरी के मौजूद होने से हालात पर क्या असर पड़ेगा। जियोरी के पास स्विट्जरलैंड और इटली दोनों की सिटीजनशिप थी, इसलिए उसकी मौजूदगी को बहुत अहम माना जा रहा था। कुल मिलाकर कांधार हाईजैक से लेकर फेक करेंसी के मामले में डेलारू का नाम समय समय पर बाहर आता रहा। धुरंधर के इस सीन की असली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे इरशाद, आप देखते रहिए खबरगांव।